नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का संदेश दिया। कल पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, तो आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्णदेव मंदिर का दौरा किया। उन्होंने यहां सद्गुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। पीएम ने आज बीजेपी शासित राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक भी की, जिसमें तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। देखिए रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों के काशी दौरे पर रहे। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण था। पहले दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री मोदी ने। दूसरे दिन पीएम ने बीजेपी शासित राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद पीएम स्वर्णवेद महामंदिर धाम पहुंचे और सद्गुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे महामंदिर धाम को देखा और वहां के पुजारियों से मंदिर की खासियतों की जानकारी ली। बात मंदिर की करें तो स्वर्णवेद मंदिर अपनी भव्यता को लेकर जाना जाता है। मंदिर इतना बड़ा है कि इसमें 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ ध्यान लगा सकते हैं और इस वजह से ये दुनिया में सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इस मंदिर के नाम में है इसका अर्थ छुपा। स्वर्णवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का एक अर्थ है आत्मा और दूसरा अर्थ है परमात्मा। वहीं वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान और स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे ही स्वर्णवेद कहते हैं। इस मंदिर में किसी विशेष भगवान की पूजा के बजाय ध्यान लगाया जाता है। सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। उमराहा में बने सद्गुरु सदाफल देव के स्वर्णवेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान का 98वां वर्षगांठ समारोह मनाया जा रहा है। स्वर्णवेद महामंदिर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में हुए विकास को गिनाया। पीएम ने कहा कि बनारस आज देश को नई दिशा दे रहा है। इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। यहाँ आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं या मां गंगा के घाटों पर जाएं, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही है। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के बरेका में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि विकास के लिए काशी मॉडल अपनाएं। पीएम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और किए कार्यों का संदेश जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। विकास की नीति पर काम करें, भ्रष्टाचार मुक्त नीति पर काम करें। वैसे ये कहा जाए कि दोनों दिन प्रधानमंत्री मोदी बिना रुके बिना थके काम करते दिखे, तो ये सबने सोमवार देर रात देखा, जब आधी रात को वो निकल पड़े नगर भ्रमण के लिए। पीएम मोदी आधी रात को जब दशाश्वमेध घाट पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी को देखने पूरा बनारस उमड़ पड़ा। पीएम काशी के लोगों के बीच पहुंचे। पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन भी गए। स्टेशन पर सुविधाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के काशी दौरे का समापन हो चुका है और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौट गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस 2 दिन के दौरे को
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर यूपी के 2022 के चुनाव को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, देश को समर्पित किया, तो वहीं दूसरी तरफ आज वो स्वरवेद महामंदिर का जायजा भी लेने के लिए पहुंचे, जो मेरे ठीक पीछे इस वक्त दिख रहा है, जिसका भव्य स्वरूप इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये स्वरवेद महामंदिर है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा योगा और मेडिटेशन का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और ये अद्भुत नज़ारा आपको दिखेगा जब आप यहाँ पर रात में पहुँचेंगे। वाराणसी से सटा हुआ ये उमराह है, जहाँ पर उमराह में आप आएंगे और यहाँ पर स्वरवेद महामंदिर नजर आएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की और इसे लेकर न सिर्फ विपक्ष की सरकारों पर, पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा, बल्कि मुगल कालीन शासन को भी उन्होंने निशाने पर रखा। प्रधानमंत्री का यह दौरा यूपी के 2022 चुनाव में कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी को भी काफी फायदा होता दिख रहा है। शाम को प्रधानमंत्री दिल्ली वापस रवाना हो गए, लेकिन इन 2 दिनों में संदेश साफ था कि विकास की नीति पर काम होना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर काम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे और कॉरिडोर पर दिए गए बयान पर अखिलेश ने क्या सफाई दी है, आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अखिलेश जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये भीड़ हम दिखा रहे हैं और ये समर्थन जो देखने को मिल रहा है, उससे क्या संदेश है भारतीय जनता पार्टी का? और लगातार सवाल उठा रहे हैं काम पे भारतीय जनता पार्टी। ये जनता बता रही है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। लोग बेकारी से परेशान हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आधी कमाई हो गई, महंगाई दोगुनी हो गई, बैंक्स डूब रहे हैं, पैसे वाले लोग पैसा लेकर के विदेश भाग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहती है। जैसा आप कहते रहे हैं कि मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, आपने बनारस में जो प्रधानमंत्री थे उस पे कुछ बोला, उस पे कहा कि आखिरी दिनों में जाते हैं, रही है, उस पे कंट्रोवर्सी हो रही है। सरकार आखिरी दिनों में क्यों जा रही है? सरकार का आखिरी समय है, इसलिए ये बात कही गई। और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव करीब आता है, धर्म का चश्मा भारतीय जनता पार्टी लगा लेती है। मैसेज कुछ और था अखिलेश जी, आप ये नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन उसको किस तरीके से उस पर मुद्दा ये सुविधा किसी की भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करना, ये सुविधा भारतीय जनता पार्टी पर। एक आखिरी सवाल है, लगातार बातचीत हो रही है, भले ही वो वाराणसी कॉरिडोर की बात हो, भले ही वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, लगातार क्रेडिट लेने की बात हो रही है, आप मुद्दा उठाते हैं। अगर मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले ली, कम से कम उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आप रिसर्च करके सच दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, आतंकवादियों की तलाश लगातार की जा रही है। एक पाकिस्तानी आतंकी मारा जा चुका है, इसका नाम अबू जरार बताया जा रहा है। पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब एक कुख्यात पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी का नाम अबू जरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अबू जरार को घाटी में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने और पुंछ और राजौरी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का टारगेट दिया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे ढेर कर दिया।
पूंछ के सूरनकोट के बहराम गाला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक खूंखार आतंकी को मार गिराया है। लश्कर तोयबा का अबू जरार मारा गया है। पाकिस्तान से यह आतंकी भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए आया था। बेहद ही खौफनाक प्लान इसने बनाए थे, किस तरह युवाओं को आतंक की तरफ बरगलाना है, आतंक में शामिल करना है और उसके बाद किस तरह से जो बड़े आतंकी हमले हैं उनको अंजाम देना है। लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया। बता दें कि ये वही आतंकी है जो लगातार कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, ग्रेनेड और कुछ करेंसी नोट बरामद हुए हैं। इसके पास से बरामद सामानों में इस बात का पता चलता है कि इन आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ है। पुंछ में सूरनकोट के जंगलों में यह ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना के जवान क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए भी तैयार हैं और आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ कुछ जवानों के पास AK-47 और AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं, वहीं कुछ जवान जो हैं वो क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए पिस्टल्स भी ले रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि मुश्किल इलाके में है। आगे जंगल का इलाका शुरू हो जाता है, वहाँ पर क्लोज क्वार्टर बैटल भी हो सकती है और इसीलिए हर एक चीज़ के लिए भारतीय सेना तैयार है। इन जाबाजों ने अबू जरार को मौत के घाट उतारकर उन 9 शहीदों का बदला लिया है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी और आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। अब सूरनकोट से आने वाली हर एक गाड़ी और जाने वाली हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को यहाँ पर रूल आउट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जो दस्ते हैं उन्हें जगह जगह तैनात किया गया है। हर एक गाड़ी की गहन तलाशी की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। कोशिश ये है कि जो दूसरा आतंकी है वो उस सुरक्षा घेरे से ना निकल पाए, इसलिए पूरे पास के इलाके को चाक चौबंद तरीके से घेर दिया गया है। इस इलाके में पिछले करीब 2 महीने से आतंकवादियों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इस इलाके में अब तक इस अभियान के तहत करीब 8 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। उनके छुपने के कई ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं। इस बीच श्रीनगर में शहीद हुए 3 पुलिस कर्मचारियों को आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर के जेवन में सोमवार शाम जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कोरोना की, जिसका नया वेरिएंट यानी कि ओमाइक्रॉन पैर फैलाता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों से रोजाना नए केसेस आ रहे हैं। WHO भी विश्व में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चिंता जता रहा है। देखिए रिपोर्ट में। रहे सावधान, तेजी से फैल रहा कोरोना का नया रूप ओमाइक्रॉन। 29 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहला केस सामने आया। उसके बाद से ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि भारत समेत दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में इससे संक्रमित लोग मिल चुके हैं। भारत में दिल्ली समेत अब तक ये 8 राज्यों में फैल चुका है। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए हैं। मंगलवार को मुंबई और आसपास के इलाके में 8 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक ओमाइक्रॉन के 28 मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई में खास तौर पर जो है सबसे ज़्यादा ओमाइक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं, जिसमें 12 से 13 जो केस है वो अब मुंबई में बताए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंटली अब ये तक देखा जा रहा है कि ये 8 पेशेंट जिनके आज पिछले 24 घंटे में जो केस सामने आए, ये 8 पेशेंट के कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी इस पूरे मामले को लेकर और ख़ास तौर पर ओमाइक्रॉन के वेरिएंट पर अब महाराष्ट्र सरकार के लगातार कहीं ना कहीं पर मीटिंग चलते हुए दिखाई दे रही है। खुद बातचीत टास्क फोर्स से जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है और इसको लेकर किस तरीके से इसी वेरिएंट को जो मामले हैं उनको उन पेशेंट को किस तरीके से ट्रेस किया जाए, इस पर लगातार प्रशासन काम कर रही है।
दिल्ली में भी आज नए 4 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक 8 मामले आ चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सारे केस एयरपोर्ट से आए हैं। 4 जो आए सारे के सारे ही मतलब इनके विदेश से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से इनको ट्रांसफर किया गया था। ओमिक्रॉन जो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल 6 लोग अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 1 ठीक हो चुके हैं, जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी चुकी है। अभी 5 हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है जो ओमिक्रॉन से कर सके हैं। कोरोना के 4 मामले आज जयपुर से भी सामने आए। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पहले वाले सारे मामलों में रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। सारी एहतियात बरती जा रही है। कोरोना केसेज में पहले से गिरावट आई है। पहले 273 तक पहुंच गया था, उससे कम हुए हैं और स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। सब तरह की उपचार की व्यवस्था की गई है और जो भी केसेज है उसको सावधानी बरतने के लिए पूरे विभाग को कह दिया है। RT-PCR ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए और तेज़ी से करने के लिए विभाग को कहा है। सब जगह RT-PCR करने में तेज़ी लाएगी। ओमाइक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। ये डेल्टा वेरिएंट से खतरनाक माना जा रहा है। ये डेल्टा से करीब 5 गुना तेजी से फैल सकता है, इसलिए सावधान रहने की अपील की जा रही है। ओमाइक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी चिंता जताई है। इस वेरिएंट से मौत का मामला भी सामने आ चुका है। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। WHO ने कहा है कि ओमाइक्रॉन के कारण लोग तेजी से संक्रमित होंगे, अस्पतालों में फिर भीड़ लग सकती है और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।